लेक्चर नंबर 38 कतई इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ठीक है, बोलने वाली बातें नहीं है, कतई इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 38 में हम एंथैल्पी को थोड़े करीब से जानेंगे, है ना। एंथैल्पी के साथ हमारी पहले डेट थी लेक्चर नंबर 37 में, अब लेक्चर नंबर 38 में हमारी 7वीं 8वीं डेट हो चुकी है ना। किसी बंदी के साथ जब डेट पे जाओगे, पहले डेट पे ज्यादा नहीं जान पाओगे, तो एंथैल्पी को जानने वाली हमारी कम से कम 7th या 8th डेट है, जहां पे हम इसको इतना करीब से जान लेंगे कि हमको नफरत हो जाएगी उससे, ठीक है। तो नफरत करनी नहीं है आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना है, समाधान ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस डेट के अलावा आपके पास और कोई डेट नहीं है, कोई डेट ही नहीं है बंदो, समझ रहे हो बात को। तो चीतो हमको क्या करना है, अगर शिकार मेरे शेरों को नहीं मिलता है तो शेर क्या करते हैं मेरे, चाहे हिरन का बच्चा ही क्यों ना हो उसको छोड़ देते हैं क्या, नहीं। देखो अगर हिरन के बच्चे को छोड़ दोगे वो तो भाग गया, हिरन की मां के पीछे भागोगे तो उसकी मां भी चले गई, बचा क्या हाथ में, तो जो है उसी में संतोष करो, ठीक है। यानी कि एंथैल्पी की प्रॉपर्टी को पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसी बात नहीं कि इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब इसका कुछ इलाज नहीं है या कुछ, ठीक है। अब आपने अब ये जो मैं बता रहा था, ये सब इतनी बुराइयां मैं कर रहा था, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एंथैल्पी के आगे वाली प्रॉपर्टीज देखी हुई हैं कि भाई ये क्या है यार, पन्ने पलट रहे हैं, एंथैल्पी शब्द वैनिश ही नहीं हो रहा, डिमिनिश ही नहीं हो रहा, एंथैल्पी ऑफ ये, एंथैल्पी ऑफ वो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बॉन्ड एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी एंथैल्पी। लेकिन बात यह है जितना इसका कंटेंट है उतना ही ये बेस इसका अच्छा है। यानी कि अगर आप बेस समझ जाओगे ना एंथैल्पी का, कि आप यानी कि एंथैल्पी में दिया क्या है, किसी भी चीज की एंथैल्पी है वो किस टेम्परेचर में किस कंटेक्स्ट में दी गई है, तो कोई भी आपके सामने आ जाए चीज एंथैल्पी के रिलेटेड, आप उसको फटाफट से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो बिना किसी टाइम पास के एंथैल्पी को देख लेते थोड़ा करीब से, डेट वेट मिटा करके आ जाते टेक्निकल मुद्दे पर। एंथैल्पी यानी कि जैसे मैंने बोला था, एंथैल्पी इसको हम डिनोट करते H इस लेटर से, यानी कि इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इन दोनों का जो समावेश है, टोटल एनर्जी है ना, इसका हिसाब रखता है एंथैल्पी। द चेंज इन एंथैल्पी इज अगेन गिवन बाय डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम्स में एंथैल्पी को गिना जाता है। तो सारे के सारे जो भी एंथैल्पी के प्रॉपर्टीज देखोगे सारे कांस्टेंट प्रेशर पे ही होंगे, ये बात को आप नोट डाउन कर लो। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सारे के सारे एंथैल्पी के जो टर्म्स हैं हम कांस्टेंट प्रेशर में ही देखेंगे, ठीक है। हो गई बात वीवीआईपी वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई। चलो अब देखेंगे, सबसे पहला है मेरे सामने है आपकी किताब एचएससी की, ठीक है, और इसमें रासायनिक शास्त्र में हम आज देखने वाले एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पहला सेक्शन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। स्कूल टाइम में, हाई स्कूल टाइम में मुझे भी इतना टॉपिक पसंद नहीं था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो बेसिक चीजें इन्होंने बताई है और ये बेसिक चीजें एप्लीकेबल हैं, इसीलिए इन्होंने बताई। ऐसी बात नहीं कि इसका कुछ एप्लीकेशन नहीं है या इसका कुछ इस्तेमाल नहीं है, फालतू में दिए नहीं। दे हैव लिस्टेड दिस फॉर 2 to 3 पेजेस फॉर अ रीजन, समझो बात को, ठीक है। सो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये पहला डेफिनेशन मैं आपको पढ़ लेता हूं, अब इसको आपकी आदत डालनी पड़ेगी इस फैशन ऑफ डेफिनेशन की। पहला डेफिनेशन है किताब में इनके हिसाब से, एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स when 1 mole of a solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion। एक मिनट, without change in temperature, enthalpy change that occurs when 1 mole of a solid is converted from solid to liquid, solid to liquid phase transition हो रहा है। solid to liquid क्या हो रहा है मेरा, phase transition, ठीक है, at a constant pressure, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है भाई, मान लिया प्रतीक सर ने बोला था P कांस्टेंट है, यहां पे सारे सिस्टम्स में प्रेशर कांस्टेंट पकड़ना है, ठीक है, मान लिया। टेम्परेचर कांस्टेंट और सॉलिड टू लिक्विड, डाउट है कि नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में हम देख रहे हैं व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, एडमिटेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वी कांट, ये हो ही नहीं सकता। मतलब क्या, कुछ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी बन रहा है,
हो सकता है क्या? हो सकता है क्या बच्चों? आंखों से दिखेगा, नेकेड आई से दिखेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बन गया, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्यों बोला है? क्यों बोला है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो क्विक आंसर, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम अगर डिनोशन देख लेंगे ऐसा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। पीछे ही है ना, चलो पीछे ही है, इसके पीछे लिखना है, आगे नहीं लिखना है, पहले आगे लिखते थे, अब पीछे लिखो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होता है। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, इसका रीजन दे देता हूं। सबसे पहली बात तो यहां पे बातें करी गई हैं सारे एंथैल्पीज में 1 मोल की बातें की गई है। एक सिंगल मोल, समझ में आ रहा है बात? एक सिंगल मोल यानी कि ऐसी एंटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो हमको दिखाई नहीं दे सकती। अगर देखो, अगर आप ध्यान से किसी सिस्टम को पढ़ो, जब सॉलिड टू लिक्विड होता है या लिक्विड टू गैस होता है, लिक्विड टू वेपर जिसको हम बोलते हैं, अगर फेज चेंज होता है, देयर आर 3 फेजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर फेज चेंज होता है, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, बट हियर द कंडीशंस आर 1 मोल एंड व्हेन देयर इज अ फेज चेंज। अब देखो क्या होता है, जैसे कि हीट एनर्जी, समझो मैं सॉलिड का एग्जांपल ले लूं, हीट एनर्जी किसी भी सॉलिड में घुस रही है, हीट एनर्जी किसी भी सॉलिड के अंदर जा रही है ना, क्या करने के लिए? उसका फेस चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले इसका डैमेज जो होता है ना, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। कौन सा डैमेज होता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि ये जो मोल्स है पहले, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और मोल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर जाती है, ठीक है। इनकी खुद की जो एनर्जी है, इन मोल्स की खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी है, दे हैव द कैपेबिलिटी इन देमसेल्व्स टू एब्जॉर्ब द हीट एंड टू लिक्विडाइज देमसेल्व्स और फ्लूइडाइज देमसेल्व्स, ठीक है। सो दिस हीट एक्ट्स एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन देम व्हिच इज फिल्ड अप बाय द वे ऑफ हीट इनिशियली, बट एज देन व्हेन दिस बॉन्ड गेट्स वीकर एंड वीकर, फ्रॉम नेकेड आइज वी कैन सी दैट। देखो सबसे पहले समझ लो बेसिक लेवल, एट द internal level, the molecular bond is first broken by heat, यानी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी भरी जाती है उसमें थ्रू हीट, थोड़ी और हीट मैंने डालने के बाद वो मोलिकुलर बॉन्ड जो है, कोवेलेंट आयनिक जो भी हो, वो धीरे धीरे ब्रेक हो करके दूर जाते हैं, यहां तक कि इस प्रोसेस में जब तक पूरा बॉन्ड ब्रेकिंग अच्छी तरीके से नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। जब मैं हीट भरूंगा इसके अंदर, जब मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, एक मोल की हीट जो रिलीज होगी बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से, जब कोई बॉन्ड टूटता है ना, हीट रिलीज होती है कि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब किसी भी ज्यादा बल्क वाले सॉलिड को तुम देखोगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे सबसे पहले उसके अंदर हीट भरी जाती है ना, धीरे क्रैकिंग होता है। या तो हीट मैंने दे दी, फट से टूट गया, फट से सॉलिड टू लिक्विड, ऐसा नहीं होता ना यार, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे बातें चल रही हैं, एंथैल्पी बता रहा हूं, फॉर 1 मोल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसके लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये हीट उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे भरी जाती है, और फिर धीरे धीरे जब वो एनर्जी उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करने लगती है, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है, तब तक टेम्परेचर नहीं बदलता, उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, और ज्यादा हीट में ऐड कर दूंगा, वाइब्रेशन बढ़ गए, वो द वाइब्रेशंस आर लीडिंग टू ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड एंड द 1 मोल ऑफ solid is getting converted to liquid, ठीक है। at that time temperature is constant only, but when the most of the molecules, about 60 to 70% of the solid molecules come to the liquid time, then we see a gradual change. I am not saying the sudden change, it's a gradual change, not abruptly but gradually, exponentially, धीरे धीरे टेम्परेचर में चेंज आएगा, 0 डिग्री, 0.1, 0.2 पे कांस्टेंट, फिर थोड़ी देर बाद 0.3, 0.4, फिर थोड़ी देर बाद स्किप करके डायरेक्ट 0.7, मतलब समझ रहे हो, प्रोसेस रैपिड होने लगती है आप। सो द टेम्परेचर थिंग यू कैन कंसिडर इट एज अ 1 मोल कॉन्सेप्ट, बिकॉज एट 1 मोल देयर इज वी कैन से नो राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। और मोल लेवल पे पहले पोटेंशियल एनर्जी भरी जाती है, फिर जाके ब्रेक डाउन होता है, फिर जाके जो प्रोसेस है आगे, वन थिंग लेड्स टू अनदर, ठीक है। सो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो द डेफिनेशन, इफ आई वंस अगेन रीड इट, इट विल बी क्लियर इन योर माइंड। फॉर नाउ,
enthalpy change that occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid without changing temperature at constant pressure is enthalpy of fusion. यानी कि enthalpy, वाटर का एग्जांपल ले लिया, H2O which is in solid state is getting converted H2O in liquid state. ठीक है, now heat is given to it means in the system heat is added from the surrounding. So the enthalpy will be positive or negative? Of course positive. When the surrounding does a work on the system, it is positive, which they have given in kilojoules. Yes, 6.01. If overall system के लिए बात कर रहा हूं मैं 6.01 kilojoules. अब यहाँ पे 1 मोल की बात चल रही है, 6.01 kilojoules पर मोल आ जाएगा. इस चीज को भी याद रखना है. 6.01 kilojoules per mole, which has a positive sign. If it's a reversible process, yes, it is a reversible process. Liquid का वापस solid भी बन सकता है. So the magnitude will be same, but the things will get different. यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लिक्विड है, ठीक है, यानी कि क्या, लिक्विड को वापस सॉलिड बनाने के लिए मुझे उसकी सारी हीट खींच लेनी पड़ेगी वापस से. ठीक है, सो then at that point enthalpy of fusion will be minus 6.01 kilojoules per mole. समझ में आ रही है बातें? यही है. अब एक जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आप पन्ने पलटने लगोगे तो देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आगे देखोगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर में आप देख सकते हो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन. बहुत सारे एंथैल्पीज है भाई, बहुत सारे. वन बाय वन फिर से देखेंगे, लेकिन ये बेसिक था, ये आपको समझना था. ये अब हर एंथैल्पी के वक्त मैं आपको नहीं बताऊंगा एंथैल्पी किसकी हो रही है, क्या हो रही है, मैं उतना बताऊंगा. ये कंसेप्ट जो था ऐसा वाला, ये बेसिक था, ये आपको पढ़ लेना था. ठीक है, सो मेरे छात्रों, ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप एंथैल्पी के बारे में. ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो हमने देख लिया. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी कि क्या, अनुमान लगा सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो, कुछ शंका, कोई आशंका बचनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीजें फिर इसके डिपेंडेंट ही है इसके ऊपर. ठीक है, एंथैल्पी किसका, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. वेपराइजेशन में किसको वेपराइज कर रहे हैं भाई, लिक्विड टू वेपर कर रहे हैं यार, लिक्विड टू वेपर कर रहे हैं. और यहां पे 1 मोल ऑफ लिक्विड होगा, 1 mole of liquid when it is converted to vapor, and it can be, yes, it will be at constant temperature and constant pressure, constant TP, okay, constant temperature and constant pressure. So इस कंडीशन में यहां पे कंडीशन दी गई है, देखो H2O जब लिक्विड टू गैस हो रहा है, यानी कि बेसिकली वेपोराइजेशन, H2O जब लिक्विड टू गैस हो रहा है तो यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होता है. तो बेसिकली आप यहां पे अनुमान लगा सकते हो फट से कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो 1 मोल ऑफ लिक्विड, कई मोल ऑफ लिक्विड इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही निकल लेंगे, लिक्विड टू वेपर बन जाएंगे, है ना. तो कई जो लिक्विड है इसी टेम्परेचर पे निकल लेंगे विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज. सो H2O लिक्विड, H2O गैस. अब इस टेम्परेचर पे एंथैल्पी जो है मेरी, इस टेम्परेचर पे एंथैल्पी में लिक्विड को बाहर से हीट दे रहा हूं तब जाके वेपर बन रहा है, यानी कि क्या, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है. फिर वही लॉजिक, फिर प्लस साइन आ जाएगी. यहां पे दी है एंथैल्पी लगेगी 40 मोल्स की, लेकिन अगर मैं H2O को लिक्विड टू वेपर बनाऊंगा, लिक्विड टू वेपर बनता ही है अगर किस मोल पे, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता रहता है कंटिन्यूअसली, है ना. अगर वो टेम्परेचर जरूरी नहीं कि सिर्फ लिक्विड बॉयल हो तो वेपराइज हो रहा हो, किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड टू वो बनता ही रहता है, बाहर जाता ही रहता है. ठीक है, तो आप ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे 100 पे होगा तभी लिक्विड का वेपर होगा. वेपराइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन. ठीक है, तो ऐसी चीजें जान लो. तो T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी 44 मोल्स मिलेगी. ये यानी कि क्या, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बस बाकी डिफरेंस यही है. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये H2O लिक्विड, H2O गैस, H2O लिक्विड, H2O गैस, ये वाला है. आगे है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, शायद से, यस इट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में आपको पता है किसी भी, चलो कैम्फर ले लो, नैफ्थलीन बॉल्स ले लो, उनका क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड टू डायरेक्ट गैस. ओके, बीच में का है ना, LKG से सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड में UKG स्किप, ऐसी वाली बातें, यानी कि डायरेक्ट हम ले लेंगे सॉलिड टू गैस हो जाता है इनका फेज चेंज. तो इस फेज चेंज में व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड चेंजेस टू गैस, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, इट कैन बी टर्म्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन.
अगर इन्होंने छोटा सा चार्ट दिया है, इस चार्ट को मैं बना लूं, या चलो बनाने से अच्छा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको चार्ट, स्क्रीन पे डाल दिया मैंने, स्क्रीन पे दिख रहा है चार्ट आपको, ये वाला चार्ट है जहां पे यहां पे फ्यूजन होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 लेयर है ना। यहां से यहां आने के लिए एंथैल्पी फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और फिर लिक्विड से गैस जाने के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और फिर डायरेक्ट सॉलिड टू गैस जाने के लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ऐसी चीजें हैं, ये कंक्लूसिव हमारा टेबल कह सकते हैं, हम चार्ट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, यानी कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि क्या, किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए, किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आयन इज एन एटम विच कंसिस्ट ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कंसेप्ट तो बहुत क्लियर है, पहले से बताते आ रहा हूं, रिपीट भी करते आ रहा हूं। तो एटम में अगर किसी एटम को मुझे बनाना है, आयोनाइज करना है, तो इसमें एंथैल्पी जो लगेगी, इसमें जो एंथैल्पी लगेगी, दैट एंथैल्पी टू कन्वर्ट one mole of atom or one atom I can say to ionize one atom, the enthalpy which is needed, that enthalpy at constant temperature and pressure can be termed as enthalpy of ionization। सारे डेफिनेशन इसी पैटर्न में बच्चों, सारे डेफिनेशन जो है इसी पैटर्न में है कि enthalpy of ionization आगे दिया है enthalpy of atomization, yes it is enthalpy of atomization। enthalpy of atomization में क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में इन्होंने दिया है कुछ कि किसी एटम को स्प्लिट करने के लिए इनटू 2, यानी कि जैसे Cl2 है और O2 है, या कोई भी आप दूसरे गैसेस ले लो H2, जो ऐसे गैसेस जो सिर्फ डाई फॉर्म में रह सकते हैं, यानी कि उस सिंगल फॉर्म में नहीं रह सकते, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू 2 Cl प्लस Cl, O प्लस O, O is nascent oxygen, this O is nascent oxygen, we write it in a bracket because it is very very pure, very very hard to extract, ठीक है। तो ये चलो, ये तो डू यू नो वाली बातें हैं, ठीक है। तो H प्लस, तो ऐसे जो है किसी भी डाई एटम को जो कि उसके स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस डाई एटम को एटोमाइज करने के लिए, यानी कि उनके सिंगुलर फॉर्म में लाने के लिए जो एंथैल्पी लगती है, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एटम इनटू इट्स सिंगुलर एटम्स at constant temperature pressure, that enthalpy can be termed as enthalpy of atomization। आगे इन्होंने दिया enthalpy of solution। enthalpy of solution में किसी भी 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करना, किसी भी सॉल्वेंट में उसको सॉल्यूशन बनाने के लिए, तब जो एनर्जी रिलीज होती है, तब जो एनर्जी हम सराउंडिंग से सिस्टम में डालते हैं, उस चेंज को, उस 1 मोल ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट को जो एंथैल्पी लगेगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ दैट सॉल्यूशन अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। आगे वापस दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इज अ कंसेप्ट विच डील्स विथ एंथैल्पी चेंजेस। आपको आगे दिया जाएगा किसी भी रिएक्टेंट में, किसी भी रिएक्शन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बेसिक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सारी चीजें जिधर काम आने वाली है, वो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि डेल्टा एच आर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पे एंथैल्पी देखना है आपको कि रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट बनता है मेरा, तो एंथैल्पी चेंज कितना होता है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनता है तो एंथैल्पी चेंज कितना होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट, दिस आर द ऑल बेसिक कंसेप्ट्स, दैट इज 1 मोल इज चेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, इट इज मेड फ्रॉम दिस टू दिस, एंड व्हाट्स द एंथैल्पी चेंज, इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, वेदर द वर्क इज डन फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग, दीज ऑल थिंग्स आर बेसिक and we can say it's just a learning part, but application part, or we can say for numerical, this enthalpy of reaction is most important, so we'll shift to that again, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक स्टेट और थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपको सबसे पहले लिखना आना चाहिए। थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कोई ज्यादा रूल की जरूरत नहीं है, जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखो, लेकिन किसी भी अगर इक्वेशन को लिख रहे हो, यानी कि समझो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना रहा हूं, H2 plus half O2 gives H2O, and here enthalpy it is given as -286 किलोजूल, ठीक है, 286 किलोजूल। तो यहां पे आप लिख सकते हो, देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन के जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा लेंदी है, मैं यहां पे शॉर्ट में बता देता हूं कैसे करना है। H2 जो भी स्टेट है, सबसे पहले किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का उस स्टेट को पहले मेंशन कर दो, जैसे करते आए हो 10th स्टैंडर्ड में, गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे, यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड पे एंथैल्पी को मेंशन करना है विद सिंबल्स एंड विद सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट जो भी हो, ठीक है। जैसे कि डेल्टा
H, अब ये रिएक्शन है, इसकी एंथैल्पी डेल्टा H, R इज इक्वल टू 26 किलो जूल्स, इसको मैंने मेंशन कर दिया राइट साइड पे विथ ऑल द यूनिट्स, ठीक है। और ये जो सारा है हमारा, दिस विल बी अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन राइटिंग टाइप, यू हैव टू मेंशन ऑल द स्टेट्स, यू हैव टू राइट द रिएक्शन इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड यू हैव टू राइट द एंथैल्पी एट द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स, you have to mention the units and also which enthalpy is it the enthalpy of the whole reaction, is it the enthalpy of a specific compound in it, ठीक है, सारी बातें। तो ये हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन का डेरिवेशन। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट, किसी भी सिस्टम में या किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में कब बोलूंगा मेरे शेरों, स्टैंडर्ड स्टेट में तब बोलूंगा जब उस समय का टेम्परेचर, उस समय का प्रेशर उसके लिए अनुकूल है, स्टेबल है वो, यानी कि कंसीडर किया जाता है 1 बार पे और 298 केल्विन पे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्जन कर लो, प्लस 273.15 केल्विन होता है ना। डिग्री सेल्सियस कैन बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन बाय एडिंग 273.5, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर इन 12th स्टैंडर्ड दिस थिंग्स, ठीक है। 1 बार और 298 केल्विन पे जब भी कोई कंपाउंड होता है हम उसको कहते हैं इट इज इन अ स्टैंडर्ड स्टेट व्हिच मींस इट इज इन इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट दैट देन इट कैन बी, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट में है यानी कि एकदम स्टेबल में है, एफिशिएंटली रिएक्ट करने के लिए मोस्ट रिएक्टिव है, सारे उसके जो एक्सपेक्टेड नखरे हैं सारे वो वही दिखाएगा, जो रिएक्टिवनेस है उसकी एक्सपेक्टेड वो वही दिखाएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड या कुछ ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट यानी कि क्या, उसमें स्टेबिलिटी उतनी है, एकदम नॉर्मल जब कोई स्टेट में होता है ना स्टेबलाइज, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट किसी भी कंपाउंड का। तो स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड स्टेट की एंथैल्पी हम हर चीज में स्टैंडर्ड स्टेट की ही निकालते, हम किसी भी चीज में स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालते, क्योंकि हम यहां पे थ्योरेटिकली चीजों को देख रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, सराउंडिंग इफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे मैं ये भी बातें कर रहा हूं तो ये हाइपोथेटिकली कर रहा हूं। क्लोरीन 2 के मॉलिक्यूल को मैं किसी भी नॉर्मल हीट से इसके सिंगुलर एटम में डिवाइड नहीं कर सकता, ये हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन इसकी एंथैल्पी निकाली जा सकती है क्योंकि हमारे पास थ्योरेटिकल बेसिस है, हमारे पास सारे के सारे थ्योरेटिकल बेसिस है किसी भी कंपाउंड के एंथैल्पी को निकालने के लिए। अगर ऐसा रिएक्शन होता भी है सो वी कैन जस्ट डू इट, ठीक है। और जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने उसको अगर मिला दिया तो प्रॉपर एक मॉलिक्यूल वाटर लिक्विड का बन जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। दीज आर द हाइपोथेटिकल रिएक्शंस व्हिच वी आर राइटिंग। इन बातों को समझ लो, इसका मतलब ये नहीं कि झूठ है, सब झूठ नहीं है, हाइपोथेटिकल है। यानी कि क्या, हाइपोथेटिकल यानी कि क्या, बात को समझो। दिस इज theoretically possible but practically there are not such systems made which can perform this reaction specifically, समझ रहे हो। तो स्टैंडर्ड स्टेट की बातें हो गई। स्टैंडर्ड स्टेट में आपको निकालना है किसी भी रिएक्शन का, अगर एंथैल्पी निकालना है किसी भी रिएक्शन का, सो द एंथैल्पी फॉर एनी रिएक्शन इज गिवन एज, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज गिवन एज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, ठीक है। एंड वेदर द रिएक्शन इज समथिंग लाइक दैट, लाइक C प्लस H2 2H2 gives CH4, तो यहां पे प्रोडक्ट आ गया CH4, तो मैं समेशन ऑफ एंथैल्पी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 है तो 1 इंटू CH4 की एंथैल्पी ले लूंगा मैं, CH4 की एंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ 1 इंटू C की एंथैल्पी प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन की एंथैल्पी, ठीक है। जो भी स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है एंथैल्पी के साथ, माइनस करोगे तो रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी। जैसे कि पेज नंबर आप देख सकते हो 77 पे सेम न्यूमेरिकल इसी टाइप का है कि मीथेन लिया है और उसका एंथैल्पी निकाला गया है बेसिक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके। सो दिस वाज द एंड ऑफ एंथैल्पी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सारे आपको बेसिक कांसेप्ट्स आई होप समझ में आ गए होंगे, इतना बोरिंग नहीं होगा लेक्चर, आई होप सो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एंथैल्पी के प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करेंगे फटाफट से, और फिर आगे हेस लॉ के साथ, बॉन्ड एंथैल्पी के साथ हम एंथैल्पी एंड कर देंगे, और उसके बाद जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। सो गाइस पढ़ते रहो, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जितना ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स रीड करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मेरे शेयरों को मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।